Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of ninth class, hope you are fine. We have started the topic of photosynthesis in the last lesson. Now we are going to start to learn more about the process of photosynthesis. You know students, photosynthesis is a process. Okay, so every process is followed by a mechanism. एक वर्ड है मैकेनिज़्म जो हम सुनते भी रहते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे. मैकेनिज़्म मीन्स द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच आर इन्वॉल्व टू डू सम टास्क. ठीक है, या किसी प्रोसेस को अंजाम देने के लिए जो सीक्वेंस होता है, जो तरतीब होती है डिफरेंट टास्क की, उन सारों को यकजा जब करते हैं तो उसको हम मैकेनिज़्म कहते हैं. तो स्टूडेंट्स अभी हम रिवाइज करते हैं कल के लेसन से. फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन: फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay, and oxygen is produced as the byproduct. यानी ऑक्सीजन की हमें फ़िलहाल फोटोसिंथेसिस में ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो इस रिएक्शन के लिए बाई प्रोडक्ट है. वैसे वो बाई प्रोडक्ट नहीं है, जबकि जो रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं, और जो प्रोडक्ट बन रही है वो ग्लूकोज है, जिसको प्लांट्स एज अ फूड यूटिलाइज करते हैं. ओके, नाउ टुडेज टॉपिक इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट अकर्स इन टू फेजेस. ओके, नंबर वन फेज: during first phase light energy is captured and is used to make high energy molecules, that is ATP and NADPH molecule. These reactions, which are known as light reactions, take place on the thylakoid membranes of chloroplast. स्टूडेंट्स आपने क्लोरोप्लास्ट के हवाले से चैप्टर 4 में पढ़ा था, और इसमें आपने थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा था, और वहाँ पे आपने पढ़ा था कि दीज आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो हम उसी को आज स्टडी करने जा रहे हैं कि जो फर्स्ट फेज़ है वो लाइट एनर्जी उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, इसीलिए इस फेज़ को हम लाइट रिएक्शंस कहते हैं. ओके, और इस रिएक्शन लाइट रिएक्शंस में रिजल्ट क्या निकलता है कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जैसे कि ATP और NADPH जो हैं वो इसमें बन जाते हैं. ओके, नाउ ड्यूरिंग सेकंड फेज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेक ग्लूकोज. इन दिस फेज द एनर्जी फ्रॉम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स इज यूटिलाइज्ड. ओके, लास्ट फेज में, फर्स्ट फेज में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डेवलप हुए थे, बने थे, और यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दोबारा से अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे और इस प्रोसेस को इन्हेंस करेंगे. और इसमें क्या होगा, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड में CO बॉन्ड होता है, जबकि ग्लूकोज में CHO बॉन्ड होता है. तो ये जो हाइड्रोजन आ जाता है, बेसिकली ये हाइड्रोजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन आता है, और उसी का हवाला यहाँ पे दिया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस्ड कर दिया जाता है और वो ग्लूकोज बना लेती है. यानी कार्बन डाइऑक्साइड में CO बॉन्ड की जगह CHO बॉन्ड आ जाता है, जो कि ग्लूकोज में होता है. तो इस सेंस में, यानी अब हम इसको समराइज़ करें तो किस तरह होगा ये कि लाइट की मौजूदगी में कुछ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स डेवलप होते हैं, जैसे कि ATP NADPH, और यही मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी एनर्जी लूज़ करके वो इन्वॉल्व हो जाते हैं रिडक्शन करवाने में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज की तरफ. ओके, इस तरह से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है. सिंस दीज रिएक्शंस डू नॉट यूज लाइट एंड डायरेक्टली, दे आर नोन एज डार्क रिएक्शंस. तो जो सेकंड फेज़ के रिएक्शंस हैं जिसमें ग्लूकोज बनता है, उनमें लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है. दैट्स वाई वी से देम दैट एज डार्क रिएक्शंस. इसका यह मतलब नहीं है कि ये डार्क में होते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि इनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती. ओके, सो द डार्क रिएक्शंस टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा, ये भी हमने स्ट्रक्चर में पढ़े थे, तो इनके अंदर जो है बेसिकली डार्क रिएक्शंस की ये साइट होते हैं. ओके, नाउ वी कम टू द लाइट रिएक्शंस. ठीक है, लाइट रिएक्शंस की समरी हमारे सामने लिखी है, पूरा प्रोसीजर नहीं एक्सप्लेन किया गया, बल्कि उसमें पॉइंट वाइज जो है आपको बता दिया गया कि कौन कौन से इवेंट्स अक्कर करते हैं. ठीक है, मैंने आपसे शुरू में बात की, मैकेनिज़्म कहते ही इसी चीज़ को हैं कि किस सीक्वेंस के साथ कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो अक्कर, यानी कि टेक प्लेस एंड फॉलोड बाय अ रिएक्शन. ठीक है, उसके मुतालिक जो है एक रिएक्शन जो है मुकम्मल हो जाता है. ओके, या एक प्रोसीजर जो है मुकम्मल हो जाता है. सो फर्स्ट पॉइंट इज़
When chlorophyll molecules absorb light, their energy level increases and their electrons are emitted. Okay, समझ आ रही है आपको बात की? इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पर डायरेक्टली आती है और वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर जाती है, एमिट करती है. ओके, नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस एटीपी. आप जानते हैं एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो पहले एडीपी की फॉर्म में होता है, ये या एएमपी की फॉर्म में होता है, आप इसको स्टडी कर चुके हैं. तो अब वहाँ पे बॉन्ड्स दोबारा बनेंगे. ओके, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर से एडीपी या एएमपी से अटैच होंगे. तो आप जानते हैं कि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए हमें ख़ासतौर पे कोवलेंट बॉन्ड के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स का पेयर चाहिए होता है. तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में से, ये इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे और एटीपी मॉलिक्यूल बनाने में इस्तेमाल होंगे, यानी दोबारा से वो बॉन्ड बनेगा जो पहले टूट चुका था. ओके, नंबर 3, लाइट आल्सो ब्रेक्स वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज नॉन एज फोटोलिसिस. ठीक है, लाइट एनर्जी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेकअप करेगी और आप जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेकअप होगा तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट होंगे और हाइड्रोजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आइंस होगा. ओके, The hydrogen atoms of water give electrons to chlorophyll and become ions. अब क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है तो ये हाइड्रोजन आइटम्स जो हैं ये क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे और ख़ुद जो हैं वो H पॉजिटिव आइंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. उसके बाद क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल आफ्टर अ प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड द हाइड्रोजन आइंस ऑफ वाटर आर यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव इनटू NADPH. ठीक है, हमने शुरू में पढ़ा था लाइट रिएक्शंस में एटीपी और NADPH की तरह के मॉलिक्यूल्स, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स डेवलप होते हैं. तो यहाँ पे यही हो रहा है कि जो हाइड्रोजन आइंस थे जो वाटर में से रिलीज़ हुए, ठीक है, उन्होंने NADP पॉजिटिव को रिड्यूस करके NADPH यानी H वहाँ पे ऐड हो गए और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन. ओके, तो NADP की बेसिकली रिडक्शन हो गई है इन द फॉर्म ऑफ NADPH. ओके, अगेन रिपीट द टॉपिक. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी, उस वजह से एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा था बोहर्स एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं. तो यहाँ भी यही होगा, और इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में जाने की वजह से निकल जाएंगे, एमिट हो जाएंगे एटीपी मॉलिक्यूल इनमें से, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स में से. इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जाते हुए एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, यानी एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए वो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और एटीपी जो है वो पहले एडीपी या एएमपी की फॉर्म में मौजूद है. ठीक है, अब उसमें फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो ऐड होने हैं और फॉस्फेट ग्रुप्स को जोड़ने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए. तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इजेक्ट हुए हैं, ये इन्वॉल्व होंगे. ओके, इसके बाद लाइट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेकअप करेगी, फोटोलिसिस का प्रोसेस कहलाता है और इसमें ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगी. हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन रिलीज़ होती है एज अ बाई प्रोडक्ट, तो वो बेसिकली यहीं पे होती है. ठीक है, यानी ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएगी और वो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगी. जबकि हाइड्रोजन आइटम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे और वो क्लोरोफिल को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के वो आइंस बनेंगे और आइंस, ये हाइड्रोजन आइंस जो हैं ये NADP पॉजिटिव को रिड्यूस करके NADPH की फॉर्म में ले आएंगे. ओके, अब स्टूडेंट्स एक जेड स्कीम डायग्राम है. ठीक है, या एक फ्लो चार्ट भी कहते हैं. तो फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि ये लाइट रिएक्शंस किस तरह से पॉसिबल होंगे. आपने भी ये डायग्राम जब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो बनानी है. ओके, अब देखें ये वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकअप हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड फोटोलिसिस. ठीक है, ये फोटोन्स जो हैं बेसिकली ये लाइट एनर्जी है. ओके, तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है क्लोरोफिल के अंदर. इसी तरह से हाइड्रोजन एटम्स जो हैं जो इसमें से निकले थे वाटर में से, वो भी आइंस बन रहे हैं. उसकी आइंस बनने की रीज़न इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज़ करना है. तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को जाएंगे. इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और वो बनाएंगे ATP मॉलिक्यूल. ओके, इसी तरह से जो हाइड्रोजन आइंस हैं, ये हाइड्रोजन आइंस हैं ये चले जाएंगे NADP पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स के पास और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो
ऐड नहीं होंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने अंदर की एनर्जी जो है उसको इस्तेमाल करके एटीपी बनाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। और वो एनर्जी रिलीज़ करने के बाद जो वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे तो वो अगेन हाइड्रोजन में ऐड होके हाइड्रोजन एच पॉजिटिव को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आप देखें कि NADP भी पॉजिटिव है और H भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव चार्जेस तो आपस में कंबाइन नहीं कर सकते। ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अगेन इन्वॉल्व होंगे और इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने के बाद ओवरऑल जो है ये दोनों ऐड होने के बाद NADPH मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं येलो कलर से NADPH मॉलिक्यूल और ATP मॉलिक्यूल। तो बेसिकली लाइट रिएक्शंस का यही पर्पज़ था, इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को बनाने का, क्योंकि इन्होंने आगे डार्क रिएक्शंस के अंदर ग्लूकोज बनाने में इन्वॉल्व होना है। ओके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा लेसन था। तो आज के लेसन में हमने फोटोसिंथेसिस की अगेन हमने डेफिनेशन और इक्वेशन को रिवाइज़ किया। फिर हमने मैकेनिज़्म समझा कि मैकेनिज़्म क्या है। तो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज़्म में 2 फेजेस हैं, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस के। उसमें आज हमने समरी ऑफ लाइट रिएक्शंस को स्टडी किया है और जेड स्कीम डायग्राम के थ्रू इसको मज़ीद एलेबोरेट किया। ठीक है। तो आप लोगों का जो आज का होमवर्क है, आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इन 2 फॉर्म्स के अंदर आता है। मैंने दोनों फॉर्म्स आपके सामने लिख दी हैं कि इन दोनों शक्लों में आपको लाइट रिएक्शंस का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम डार्क रिएक्शंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।